Hello students, welcome back to another lecture of a chapter number 2, solution. Students, in this lecture we are going to discuss about Raoult's law. We are going to discuss about Raoult's law और Raoult's law से पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं वेपर प्रेशर। इसके बारे में तो वेपर प्रेशर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि राउल्ट्स लॉ अगर हमें समझना है, देखो आज जो हम राउल्ट्स लॉ समझने वाले हैं वो है वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। और कल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड एंड वॉलेटाइल कंपाउंड बोथ। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर होगा वो वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में होगा। ठीक है, पर राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हमें वेपर प्रेशर क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का वेपर मतलब कुछ इवोपोरेशन होने वाला है। ठीक है ना, वेपर के कब बनती है, वाटर की वेपर कब बनेगी, जब वाटर को हम बॉईल करेंगे, वाटर बॉईल होगा, इवोपोरेट होगा और वाटर वेपर हमें मिलेगी। तो वाटर वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें इवोपोरेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड को बॉईल करने से वो क्या हो जाता है, बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास कंपोनेंट 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स है 1 है। सॉल्यूशन के अंदर भी कंपोनेंट होंगे और सॉल्यूशन की सरफेस पे भी कंपोनेंट होने वाले हैं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें पता होने चाहिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये हो जाते हैं जो सरफेस पे होते हैं। ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल मतलब कंपोनेंट। ठीक है ना, सरफेस कंपोनेंट है, ये सरफेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी होता क्या है, हमारे बुक में ऐसा बता दिया गया कि सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, इवोपोरेट होते हैं। सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवोपोरेट होते हैं। क्यों सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपोरेट होते हैं, हम उसके रीजन देने वाले हैं। उसमें हमारा फर्स्ट रीजन होगा कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वहां पे लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो सरफेस केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा ये जो मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग में दूसरे उसके जैसे ही मॉलिक्यूल्स हो गए, उससे क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच हुआ होगा। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल, ठीक है, पर ठीक है, तो ये क्या है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जबकि जो सरफेस पे होते हैं वो सिर्फ क्या उसके सराउंडिंग में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, तो नीचे की और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोनेंट 1 होते हैं वही उसको क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होते नहीं है, इस वजह से यहाँ से कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने नहीं वाला। इसी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इजीली इवोपोरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इजीली इवोपोरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो जब भी वेपर इवोपोरेशन की बात आएगी, मतलब कि वेपर की बात आएगी, तब आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वही क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं इवोपोरेट होके। एक तो ये पॉइंट कि सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपोरेट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है।
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कैसे हो सकती है, हमें यहाँ पे पता लगाना हो तो देखो ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट वन, ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर दिख रहे हैं कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन के अंदर है और ये सरफेस पे है। ये सरफेस पे क्यों है? इन सभी को पीछे छोड़ के ऊपर गए। इन सभी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जो है उन सभी को छोड़ के कहाँ पे गए? सरफेस पे गए ना। तो इनके क्या हो जाते हैं? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इवोपोरेट होते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो इवोपोरेट होते हैं। दूसरी एक चीज कि ये जो कंटेनर है वो क्या है? ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर, ठीक है। देखो अभी तक हमने वेपर प्रेशर की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि सिर्फ कौन से कंपोनेंट इवोपोरेट होते हैं जब हम वेपर की बात करने वाले, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इवोपोरेट होते हैं। दूसरी एक चीज की जो हमने यहाँ पे बात की है वो ओपन कंटेनर के बारे में बात की है। ये ओपन कंटेनर होने की वजह से जो भी वेपर क्रिएट होती है, ठीक है, जो भी वेपर क्रिएट होती है वो क्या करती है? तो एस्केप कर जाती है। क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। मतलब कि मैंने यहाँ पे एक बीकर दिया हुआ है, उसको क्लोज नहीं करके सिर्फ ओपन रखा है, तो जो भी वेपर बनेगी वो क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कंटेनर में क्या हो जाता है? तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो, ठीक है। नहीं तो मॉलिक्यूल्स नंबर से कितना लिखते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो गए? क्योंकि वेपर वापस कंडेंस ना होके क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए? तो वेपर कैसे बनी? तो इस मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गया। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और क्लोज कंटेनर नहीं है, तो जो वेपर बनी वो क्या हो जाती है? एस्केप हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे पता चलती है कि वेपर प्रेशर में जो वेपर बनती है वो सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी वजह से बनती है। और ओपन कंटेनर है, जब ओपन कंटेनर होगा तब हमें वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वेपर जो होती है वो क्या कर जाती है? तो एस्केप कर जाती है। और हमारा जो हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाते हैं? तो एस्केप वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गए? वेपर के फॉर्म में एस्केप हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब हम बात करें ये तो बात हो गई किसके बारे में? ओपन कंटेनर के बारे में ये बात हो गई। किसके बारे में? तो ओपन कंटेनर के बारे में ये तो बात हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में है? तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा? क्लोज कंटेनर में जो वेपर बनती है उस वेपर को एस्केप वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्लोज कंटेनर, मान लो हमारे पास एक ऐसा क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, और इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट 1 मैंने मान लिया, ठीक है, ये सरफेस पे भी है। अब क्या होगा? कंपोनेंट सरफेस पे जो ये कंपोनेंट 1 है वो क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? क्लोज कंटेनर होने की वजह से जो वेपर होती है, वेपर कैन नॉट एस्केप
क्या नहीं कर सकती, एस्केप नहीं कर सकती। मतलब कि जो ये कंटेनर है उस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल सकती, इस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या होता है कि यहाँ पे वेपर जो है वो क्या होती है, इकट्ठी होती है। यहाँ पे वेपर क्या होने लगती है, जमा होने लगती है, और उस वेपर की वजह से यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन है कंपोनेंट 1 का, उसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को मैंने मान लिया है P01, मैंने मान लिया है P01, मैंने इस प्रेशर को मान लिया है। और ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लोज कंटेनर में कंपोनेंट 1 है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो प्रेशर है वो क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 1 होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 1 मतलब कि सॉल्यूशन में दूसरा कोई भी कंपोनेंट अभी प्रेशर नहीं है, तो उस वजह से जो इस कंटेनर में हमें प्रेशर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 से मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्योर कंपोनेंट 1, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमें अगर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी होती है तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, pressure above liquid surface is called vapor pressure। ठीक है, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वेपर की वजह से, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, तो वेपर प्रेशर हम बोलते हैं। ठीक है ना। प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये हो जाती है आपकी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है किसी भी क्लोज कंटेनर में। एक और चीज आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि क्लोज कंटेनर होगा तभी हमें वेपर प्रेशर मिलेगा। तो जो राउल्ट्स के दोनों लॉ है, मतलब कि राउल्ट्स के वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन वोलेटाइल कंपाउंड एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड वाला जो मैंने बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्लोज कंटेनर में ही दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं जाती क्योंकि मैंने बता दी है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर जो मेनली डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ ए सब्सटेंस के बारे में, मतलब कि जो कंपोनेंट 1 मैंने बताया था ना उसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। और सब्सटेंस में भी मेनली दो तरीके के सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एक होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, टेंडेंसी टू वोलेटाइल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपर बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वोलेटाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही इजीली वेपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पर ये जो होते हैं नॉन वोलेटाइल जो होते हैं उनके पास टेंडेंसी नहीं होती, नॉट हैव अ टेंडेंसी टू
इजी तरीके से इवोपोरेट नहीं हो सकते, जबकि ये वॉलेटाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इजीली क्या होते हैं, इवोपोरेट हो सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ये इवोपोरेट हो सकते हैं। ये इवोपोरेट बहुत ही इजीली हो सकते हैं, इसलिए इस वजह से ये कुछ ना कुछ प्रेशर क्या करने वाले हैं, तो क्रिएट करेंगे। इवोपोरेट ये इजीली तरीके से होते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब कि मान लो कि ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ पे हमारे पास वॉलेटाइल कंपाउंड है, मैंने ऐसा मान लिया, तो ये क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज बीकर है, तो ये वॉलेटाइल होने की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे वेपर बनेगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर हमें मिलने वाला है। तो अगर सिर्फ कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वॉलेटाइल कंपाउंड हो, तभी भी हमारे पास जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, P01 से मैं इसको बताता हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, चलो सिर्फ प्रेशर दिखा, इस तरीके P0 से दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपाउंड होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो हमें यहाँ पे मिलेगा। और इसकी बात करूँ तो ये जो होते हैं नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इवोपोरेट नहीं होते। तो अगर ऐसा बीकर मैंने ले लिया, ये दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड, तो ये क्या होगा कि वेपर में क्रिएट ही नहीं होगी, मतलब कि इवोपोरेट होने ही नहीं वाले, तो वेपर प्रेशर भी हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे P0 नॉन वॉलेटाइल सिर्फ और सिर्फ बीकर में नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड हो, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे जीरो होता है। एक और चीज कि नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड को किसी वॉलेटाइल कंपाउंड में मैं मिक्स कर दूं तो वहां पे हमें प्रेशर मिलेगा, पर नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से ना मिलके हमें वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से मिलता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो H2O, C2H5OH, CH3OH, बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। जबकि नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे बुक एनसीईआरटी में, ठीक है ना, हमारे जो हमारा न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, उन न्यूमेरिकल्स में जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वही मैं बताने वाला हूँ। ये यूरिया, ठीक है, यूरिया एक बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ग्लूकोज, और लास्ट में हम देखेंगे सुक्रोज। ये तीन कंपोनेंट हम बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यही तीन बताया है। वैसे तो बहुत सारे नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन की न्यूमेरिकल्स में बात करनी है, इसलिए हम इसके बारे में बताएंगे। इनका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होते हैं C6H12O6, ये होते हैं C12H11O, C12H22O11। हमें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता, मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। ये होता है 60, ये होता है 180 और ये होता है 340, ठीक है। ये आप गिन भी सकते हैं, पर टाइम को सेव करना है तो हम इसको क्या करने वाले हैं, मेमोराइज करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इनको मेमोराइज जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे। सब्सटेंस हमें दो तरीके के मिलते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब इजीली इवोपोरेट होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब इजीली इवोपोरेट नहीं होते। इजीली इवोपोरेट नहीं होते उसकी वजह से, मतलब कि ये तो इवोपोरेट ही नहीं होते, उसकी वजह से नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से हमें प्रेशर मिलता ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं। उनकी फॉर्मूला मैंने बता दी, ठीक है ना, ये ग्लूकोज की फॉर्मूला, ये सुक्रोज की फॉर्मूला। अगर इनके मॉलिक्यूलर मास ढूंढने आपको नहीं आते तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मोलर मास बाय आदित्य शिंदे, तो आपको मिल जाएगी कि कैसे इनका मोलिकुलर मास जो है वो आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद हमने बात की वॉलेटाइल कंपाउंड मतलब जो इजीली इवोपोरेट होते हैं। ये इवोपोरेट होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेंगे,
जीरो नहीं होता। कौन कौन से कंपाउंड है? H2O, C2H5, OH, CH3OH, बेंजीन, टोल्यून। ये कुछ जो हम यूज़ करने वाले हैं वही मैंने बताया है। और इनके भी मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता, तो मोलिकुलर मास पता तो होने चाहिए। और ये हम गिन सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बता दिया था। चलो अब हम देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है राउल्ट्स लॉ का, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड एंड वोलेटाइल कंपाउंड, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं? तो वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो देखने वाला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि सॉल्यूशन जो होता है दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम जो आज बात करने वाले हैं वो ऐसे सॉल्यूट लेंगे जो वोलेटाइल होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, और ऐसे सॉल्वेंट लेने वाले हैं जो वोलेटाइल होते हैं। मतलब कि सॉल्यूशन में हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट हो गए और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गए। ये हमारा फर्क, ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट हो और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट हो। दूसरा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब कि दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल लेने वाले हैं और सॉल्वेंट जो है वो हम वोलेटाइल लेने वाले हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ही नॉन वोलेटाइल में कर दूंगा तो वेपर ही अगर क्रिएट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे कैसे मिलेगा हमें? ठीक है ना? तो नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हम नहीं ले सकते। दूसरा एक थर्ड पॉइंट है कि वेरी हाईली वोलेटाइल और यहाँ पे होते हैं वोलेटाइल। ये जो पॉइंट है हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरी हाईली वोलेटाइल जो कंपाउंड वो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। और हमने गैसियस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड का हमने ऑलरेडी एक लॉ देख लिया है, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कहाँ पे? तो हेनरी लॉ में। ठीक है ना? हेनरी लॉ में। तो इस टाइप का जो केस आएगा, राउल्ट्स लॉ का जो ऐसा केस आएगा वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है ना? हेनरी लॉ का क्या हो जाता है? तो एक स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत बार मैं बताने वाला हूँ, इसलिए सॉल्यूट को हम मान लेते हैं कंपोनेंट 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट होते हैं उसको मैं मान लूंगा कंपोनेंट 1 में मान लूंगा। अब जब भी मैं कंपोनेंट 2 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट की बात होगी, और कंपोनेंट 1 बोलूँगा तो सॉल्वेंट की बात होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing only volatile compound, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल की बात अब होने वाली है। ठीक है, तो मान लो एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास क्या है? तो कंपोनेंट 1 है, मतलब कि हमारे पास इसमें वोलेटाइल
तो यहाँ पे सरफेस पे हो गए, ठीक है। ये सरफेस पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे जो वेपर क्रिएट होती है उसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, उसको मैं मान लेता हूँ P01। P01 क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, P01। मतलब P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा व्हीकल हमारे पास है, उस व्हीकल में हमने लिया हुआ है कंपोनेंट 2 लिया हुआ है, ठीक है। सरफेस के ऊपर भी कंपोनेंट 2 है, ठीक है। क्या है इसमें, तो कंपोनेंट 2 होते हैं, कंपोनेंट 2 होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वेपर में क्रिएट हो जाते हैं। वेपर में क्रिएट होते हैं तो वेपर की वजह से कुछ प्रेशर इस सॉल्यूशन की सरफेस पे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसको मैंने मान लिया P02, मैंने मान लिया। ये जो P02 होता है वो क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट 2 होता है। सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको मैंने मान लिया P02 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही कंपोनेंट 1 को और कंपोनेंट 2 को मिक्स करके एक और सॉल्यूशन में बनाऊंगा, जिसको मैं एक अलग से क्लोज कंटेनर में लेने वाला हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट 1 भी है और कंपोनेंट 2 भी है, ठीक है। कंपोनेंट 1 और 2 दोनों ही है हमारे पास यहाँ, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंपोनेंट 1 ही थे सरफेस पे और यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 2 थे। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेशर जो मिला वो कंपोनेंट 1 की वजह से मिला और कंपोनेंट 2 की वजह से मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों आ जाते हैं। तो इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे, मतलब ये वीवोपाइट तो हो गए वॉलेटाइल है दोनों ही, ये दोनों क्या है, तो वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है। तो एस्केप तो हो गए, मतलब एस्केप मतलब वेपर तो गलेगी, वेपर तो यहाँ पे बनने ही वाली है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये जो सरफेस है, सॉल्यूशन की जो ये सरफेस है, यहाँ पे P01 और P02 प्रेशर लगता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अब जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो चेंज हो गए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 थे, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 2 थे। यहाँ पे कंपोनेंट 1 आ गए और कंपोनेंट 2 दोनों आ गए। तो कुछ मोल्स या कुछ मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट 1 प्रेजेंट होगा, और कुछ मोल कंपोनेंट 2 प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 प्रेजेंट थे और यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 प्रेजेंट होते हैं वो कुछ कम होते हैं। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो कुछ कम होते हैं, तो उसकी वजह से वेपर जो क्रिएट होगी वो भी कम क्रिएट होगी, तो उसी वजह से यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होगा, कम क्रिएट होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कंपेयर में यहाँ पे कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कम होगा। तो यहाँ पे P01 ना बोल के P1 और P2 में बोलूँगा, P01 और P02 ना बोल के मैं सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 बोलने वाला हूँ। अब मैंने क्या बताया कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम हो गए कंपोनेंट 1 और 2 के, तो उसकी वजह से वेपर कंपोनेंट 1 और 2 की कम बनने वाली है, तो उसकी वजह से वेपर की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पे जो ये P1 होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है P01 से, और जो P2 होता है वो भी लेस देन होगा P02 से, ठीक है, वो भी क्या होगा P02 से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो ये P1 होता है
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोनेंट 1 के, मतलब कि कितने मोल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, या मतलब कि कितने मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। तो जो ये P1 होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। उसी तरीके से P2 जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 पे डिपेंड करता है। तो ये किसने बताया, ये बताया राउल्स, ठीक है, ये बताया राउल्स ने। इसकी वजह से राउल्स लॉ पढ़ा, जिसमें राउल्स लॉ में ये बताया गया कि इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ any component, vapor pressure of any component is directly proportional to, एक बार देख लेना, proportional to, directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of that component। ये क्या है, हमारा राउल्स लॉ है। ये क्या होता है, हमारा राउल्स लॉ। मतलब कि यहाँ पे P1 कितना क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होता है कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का, ठीक है। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट होगा सरफेस पे, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्रेशर सरफेस पे कंपोनेंट 1 की वजह से प्रेशर कितना लगेगा और कंपोनेंट 2 की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो सरफेस पे कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, तो सॉरी प्रेशर कौन डिसाइड करेगा, इस कंटेनर में सरफेस पे जो प्रेशर लगता है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की वजह से, वो डिसाइड करेंगे कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं सरफेस पे कंपोनेंट 1 के और कंपोनेंट 2 के, ठीक है। चल, तो ये आपको पता लग गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए थोड़ी बहुत लिखने के लिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, हो गया। चलो, पहले ही मैंने बताया था प्रेशर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से लगता है। प्रेशर किसकी वजह से लगता है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से लगता है। तो हमें ये पता चल गया P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो इस केस में प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो k इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू जीटा 1, x1 मतलब जीटा 1 आ जाता है। अब आप अज्यूम कर लो, assume that you have only component 1 in solution। सॉल्यूशन में सिर्फ बीकर में, मतलब बीकर में जो सॉल्यूशन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लगता है वो क्या होता है, P01 लगता है, P01 लगता है, ठीक है। एक और चीज, जो जीटा ए और जीटा बी, मतलब कि जीटा 1 और जीटा 2 जो होता है वो इक्वल 1 के बराबर होता है, मतलब कि कंपोनेंट 1 और 2 का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैं सम लूंगा तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे जीटा 2 जो है वो 0 हो जाता है और जीटा 1 जो होता है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि जीटा 2 0 होने की वजह से अल्टीमेटली जीटा 1 जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इसको जब जीटा 1 आया उसको मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो P1 इज इक्वल टू आ जाएगा K, ठीक है। P1 इज इक्वल टू आ जाएगा K, और
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेशर क्या होता है, P नॉट 1 होता है। वहां पे प्रेशर क्या होता है, तो P नॉट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट, P नॉट 1 आ जाएगा, P1 नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यहाँ पे ये K की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 जीटा 1, P नॉट 1 जीटा 1 हमें मिलता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 जीटा 1 मिला, उसी तरीके से P2 जो मिलेगा P नॉट 2 जीटा 2, ये हमें मिल जाता है। तो अब जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ पे ऐसी कुछ डायग्राम हमने ड्रॉ की थी 1 2 1 2 1 2, उसकी वजह से यहाँ पे P1 लगता था प्रेशर और यहाँ पे P2 लगता था। मोल फ्रैक्शन डिसाइड करेंगे कितना प्रेशर लगेगा। जो P1 है वो यहाँ पे जो ये मैंने दिखाया है वो उतना प्रेशर लगाएगा, और P2 जो है जो यहाँ पे P नॉट 2 x2 जितना प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये हमें बताया था राउल्ट्स ने हमें ये बताया था। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में डाल्टन्स लॉ आप पढ़ के आए हुए हो। डाल्टन्स लॉ में क्या बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 यहाँ पे है, उस कंपोनेंट 1 के पार्शियल जो प्रेशर होते हैं, उस कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं उनके सम के बराबर होता है टोटल प्रेशर। मतलब कि इस सॉल्यूशन का मुझे अगर टोटल प्रेशर निकालना है और अगर इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट और कंपोनेंट 2 प्रेजेंट होता है, तो कंपोनेंट 1 की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है और कंपोनेंट 2 की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है, उसका अगर मैं सम करता हूं तो मुझे P टोटल मतलब कि सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना लगेगा वो मिल जाएगा। P1 से लगता है कंपोनेंट 1 की वजह से जो प्रेशर लगता है वो P1 है और यहाँ पे P2 है, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाता है। P1 क्या होता है, तो P नॉट 1 जीटा 1 प्लस P नॉट 2 जीटा 2, P नॉट 2 जीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर ढूंढने के लिए एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन आपको याद कर लेना है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करने वाले हो, न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। आप क्या करोगे, तो न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। एक और चीज हमें पता है कि जीटा 1 और जीटा 1 यहाँ पे जो मैंने बताया था, जीटा 1 प्लस जीटा 2 होते हैं, वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जीटा 1 लिखना है तो 1 माइनस जीटा 2 लिख सकता हूँ। ये जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस जीटा 2 प्लस P नॉट 2 जीटा 2 आ जाएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाता है P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 जीटा 2 प्लस P नॉट 2 जीटा 2। ये दिख रहा है क्या आपको? चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे P नॉट 1 माइनस जीटा 2 मतलब कि यहाँ पे P2 माइनस P नॉट 2 P नॉट 1 तो जीटा 2। तो ये आपका प्रेशर आ जाता है। ठीक है, जब से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको दिया होगा तो ये इक्वेशन का आप यूज करोगे और न्यूमेरिकल जो है वो आप करने वाले हो। न्यूमेरिकल्स जो है वो आप करने वाले हो। ये दो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद दो पॉइंट्स और हमारे बाकी है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे ये जो है जीटा 1 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये जो जीटा 2 है वो क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन में यहाँ पे जो ये डायग्राम था, ये जो सॉल्यूशन था
उसमें मोल कंपोनेंट और 1 और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे जीटा 1 और जीटा 2 में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि जब हमें ये पूछा जाए कि आपको ढूंढना है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितने हैं कंपोनेंट 1 और 2 के। कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि वेपर फेज में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के मोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये अगर बीकर है, ठीक है हमारा, तो बीकर में हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 1 2, तो इसके मोल फ्रैक्शन को तो हमने बता दिया कि जीटा 1 और इसके बोल दिया जीटा 2, और वो क्या थे, ये दोनों क्या किसमें थे, तो सॉल्यूशन में थे। और अभी हमें क्या पूछा कि यहाँ पे जो ये वेपर फेज है, ये जो वेपर फेज है उस वेपर फेज में कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 इन दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या है, ऐसा हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कंपोनेंट 1 का वेपर फेज में y1 जो है वो क्या है, वेपर फेज में मोल, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 और जीटा 2 जो है वो क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, जीटा y1 और y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2 होता है। ठीक है, चलो तो हमें ये अगर ढूंढने हैं तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ, हमारे पास 11th में डाल्टन ने बताया था किसी भी कंपाउंड का अगर आपको प्रेशर ढूंढना है, मतलब कि हमें कंपोनेंट 1 का प्रेशर ढूंढना है तो उसके फ्रैक्शन, ठीक है, उसके फ्रैक्शन को उसके टोटल प्रेशर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, मतलब कि अगर मुझे कंपोनेंट 1 का प्रेशर ढूंढना है वेपर फेज में, तो वेपर फेज में कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसको यहाँ पे इस बीकर में टोटल प्रेशर कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और उसी तरीके से अगर P2 ढूंढना है तो Y2 P टोटल हो जाता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। इन दोनों इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो कि इस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 कितने हैं और कंपोनेंट 2 कितने हैं। ये कहां से आया, तो ये हमें 11th स्टैंडर्ड में डाल्टन ने बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का हमें अगर प्रेशर ढूंढना है तो उसको उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को उस सॉल्यूशन में, मतलब इस कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर होता है उसके के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ क्या कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब जो है वो हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने वाला हूँ। चलो लास्ट पॉइंट है, खत्म हो जाएगा अभी। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या, तो वेपर प्रेशर के लिए हम क्या ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो मान लो कि यहाँ पे x1 0 होगा तो x1 जीटा 1 प्लस जीटा 2 इज इक्वल टू 1 होने की वजह से ये 0 हो जाता है, तो जीटा 2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे जीटा 2 1 है और यहाँ पे जीटा 2 जो होता है वो 0 होता है, इसकी वजह से जीटा 1 क्या हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जीटा 1 0 है। अब मैं क्या करूँगा, स्लोली इसमें कंपोनेंट 1 ऐड करता जाऊँगा और यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जीटा 1 हमें मिलेंगे, जबकि यहाँ पे जीटा 2 थे, मतलब कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूशन में, वो स्लोली कम होती जाएंगे और लास्ट में 0 हो जाएगा। तो अगर जीटा 1 को हमारे पास जो इक्वेशन था P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 जीटा 1 और P2 इज इक्वल टू P नॉट 2 इज इक्वल टू जीटा 2, यहाँ पे जीटा 2 को अगर मैं जीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा
तो यहाँ पे जो मुझे प्रेशर मिलेगा P02 वो P2 जो मिलेगा वो P02 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो P02 है, यहाँ पे जीटा 2 की वजह से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो P02 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, तो x1 है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पे मुझे प्रेशर मिलेगा P1 = P01। तो ये हमें मिल गया P01, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीटा 1 अभी यहाँ पे क्या है, 0 है ना, जीटा 1 अभी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे P1 कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे जीटा 2 0 है, तो यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में हमें ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमें मिला है, कौन सा है ये, x1 वाला, ठीक है, ये x1 वाला जो मिला है हमें, मतलब कि P1 यहाँ पे है ना, तो ये P1 ये यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, चलो ठीक है, दिख रहा है। P1 = P01 x1 की वजह से ग्राफ है, और ये जो है P2 = P02 x2 की वजह से, ये हमारी जो ये लाइन है वो P2 = P02 और x2 की वजह से, और ये जो लाइन है वो P1 = रुको एक बार देख लेता हूँ मैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को, चलो ठीक है, चल रहा है। तो ये क्या है, P2 = P02 और x2 की वजह से, ठीक है। और ये P1 = P01 x1 की वजह से, और जो ये यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो P total = P1 + P2 की वजह से मिलता है। P1 + P2 की वजह से हमें ये ग्राफ जो है वो मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ आपको पूछा नहीं जाएगा, फिर भी कभी कभी MCQ में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, थियोरिटिकल बेस पे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राउल्स लॉ, उसमें भी वॉलेटाइल राउल्स लॉ कंटेनिंग, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड, ओनली वॉलेटाइल कंपाउंड पूरा डिटेल में खत्म हो गया है। और कल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड और वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, और दोनों ही इक्वेशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बताओ या पर्सनली मुझे बताओ। Like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.